सुप्रभात बच्चों। हमने इसके पहले वाले वीडियो में पृष्ठ क्रमांक 19 का वाचन किया था और साथ ही उसका अर्थ भी ग्रहण किया था। अब आप लोग अपने पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 20 पर आइए। अपने अध्याय बादलों की काव्य सृष्टि, लेखक आचार्य काका कालेलकर। पहले हम हमेशा की तरह पिछले वीडियो का पढ़ा हुआ थोड़ा जानते हैं कि किस प्रकार लेखक ने अपने बचपन की बात का जिक्र करते हुए अपने निबंध को, इस अध्याय को आगे बढ़ाया है कि किस प्रकार उन्होंने जल राशि के भार को भूरि विलंबिनो घनों का उदाहरण देकर परोपकारी सज्जन की नम्रता की बात बताई है। भडली वाक्य से महाभारत के सहदेव की चर्चा की है और बादलों को अलग अलग कभी राक्षसों की उपमा दी है, कभी प्रचंड दैत्यों की उपमा दी है, कभी सुबह के बादलों की चर्चा की है और दोपहर के बादलों की चर्चा की है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग किसी रीत प्रीत से संबंधित बादलों की चर्चा की है और कभी अनासक्त बादलों की चर्चा की है। अब हम आगे का उसका अंश पढ़ते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र के साथ खेल करने वाले बादल और द्वितीया के चंद्र की शोभा बढ़ाने वाले बादल एक से नहीं होते। पूर्णिमा का अर्थ हम सबको पता है, ये हम अलग अलग विषयों में भी पढ़ चुके हैं कि पूर्णिमा का अर्थ होता है चांद्रमास के शुक्ल पक्ष के अंतिम तिथि यानी पूर्णमासी का। हर 15 दिन पे अमावस्या और हर 15 दिन पे पूर्णिमा आती है और जब पूरा हमारा चंद्रमा कंप्लीट हो जाता है शुक्ल पक्ष का यानी उजाले पक्ष की, उसको हम लोग पूर्णिमा का चांद कहते हैं या पूर्णमासी का चांद कहते हैं, हर शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का। तो हमारे लेखक क्या बोल रहे हैं कि पूर्णिमा के दिन चंद्र के साथ खेल करने वाले बादल। अपने उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन चंद्र के साथ खेल करने वाले बादल होते हैं और द्वितीया के चंद्र की शोभा बढ़ाने वाले बादल एक से नहीं होते। हर बादल में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। द्वितीया यानी आप अर्थ से समझ गए होंगे कि दूसरा दिन। तो हर चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उजाला और अंधेरा। हम ये भूगोल विषय में भी पढ़े हैं बच्चों। तो प्रत्येक पक्ष की जो दूसरी तिथि है वो द्वितीया कहलाती है। कि चंद्र की शोभा बढ़ाने वाले बादल एक से नहीं होते, उनमें भिन्नताएं होती हैं। आगे देखिए बच्चों, बारिश के दिनों में सारे आकाश पर अपना साम्राज्य जमाकर अनंत आकाश को संकुचित करने वाले बादल जुदे और सारे क्षितिज पर अपना व्यवस्थित वलय फैलाकर आकाश के नीले गुंबद की अखंड शोभा बढ़ाने वाले बादल जुदे। अब यहाँ पे बारिश के दिनों में सारे आकाश पर जब बारिश होती है तो पूरे आकाश पर अपना एक छत्र राज्य जमाकर जो बारिश रहती है, उस समय का बादल जो अनंत आकाश को, जिसका आदि अंत नहीं होता, और अनंत आकाश को संकुचित करने वाले बादल। ऐसा लगता है कि बारिश के बादल पूरे आकाश में अपना एक छत्र राज्य बना लिए हैं, एक छत्र उसका शासन कर रहे हैं। वो वाले बादल या पूरे अनंत आकाश को, जिसका आदि अंत नहीं है, उसको संकुचित करने वाले उससे अलग बादल जुदे और सारे क्षितिज पर, क्षितिज का अर्थ हम बताए हैं कि जहाँ पे धरती और आकाश का मिलन होता है, हमको ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं, लेकिन ये हमारा दृष्टि भ्रम होता है, वो मिलते नहीं हैं। हम कुछ दूर और आगे जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि और मिल रहा है। तो जो किनारा रहता है धरती आकाश का, हम देखते हैं कि वो मिल रहा है, उसी को क्षितिज कहा गया है। तो सारे क्षितिज पर अपना व्यवस्थित वलय फैलाकर, अब वलय शब्द कैसा है आपको पता ही है कि हर एक विषय दूसरे विषय से संबंधित रहता है। तो वलय फैलाकर, वलय का अर्थ यहाँ पर उसका साधारण अर्थ कंगन होता है या गोल होता है। वृत्त की परिधि, जो हम वृत्त निकालते हैं, गोल निकालते हैं, उसकी परिधि या कंगन, उसका अर्थ होता है वलय।
तो सारे क्षितिज पर अपना व्यवस्थित वलय फैलाकर आकाश के नीले गुंबद की अखंड शोभा बढ़ाने वाले बादल जुदे। जुदे यानी एकदम अलग अलग बादल, एक दूसरे से अलग बादल को यहाँ पर बोला गया है जुदा। तो ये हमारा अनुच्छेद हुआ। दूसरा आइए अनुच्छेद पे। और हमेशा की तरह जो कठिन शब्द है मैंने अधोरेखित किया है, और जिन बच्चों को लगता है कि इससे अलावा भी मुझे कोई शब्द कठिन शब्द में नहीं आता है तो वो अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। हिमालय जैसे पहाड़ों के शिखर पर सवार न होते हुए, अपनी उंगलियां आप लोग रखे हैं ना, ये मुझे यकीन है। हिमालय जैसे पहाड़ों के शिखर पर सवार न होते हुए शिखर के नीचे फैलकर शिखर को स्वर्गीय उन्नति देने वाले बादल अलग, और उन्हीं शिखरों की शोभा सस्ती न पड़े इसीलिए उनके सामने पर्दा खड़ा करने वाले बादल अलग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हिमालय जैसे पहाड़ों के जो बड़ी बड़ी जो शिखर हैं, ऊंची ऊंची ऊंचाइयाँ हैं, वहाँ सवार न होते हुए वहाँ पे बादल सवार, यानी यहाँ पे किसकी उपमा दी है, जैसे लग रहा है कि कोई किसी घोड़े पे सवार या किसी चीज़ पे सवार हो रहा है, नहीं, सवार न होते हुए शिखर के नीचे फैलकर, पहाड़ों के नीचे फैलकर शिखर को स्वर्गीय उन्नति देने वाले बादल। ऐसा लगता है कि कहीं हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, ऐसी उन्नति देने वाले बादल अलग किस्म के, अलग तरह के बादल हैं। और उन्हीं शिखरों की शोभा सस्ती न पड़े, और जो शिखर पे वो बादल फैल गए हैं, जो स्वर्ग जैसा आनंद दे रहे हैं, उनकी शोभा सस्ती ना पड़े इसीलिए उनके सामने पर्दा खड़ा करने वाले बादल अलग। यानी अलग अलग तरह के बादल की यहाँ पे उपमा देते हुए हमारे लेखक ने बादलों की शोभा का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। अगर कोई माने कि समुद्र के ऊपर के बादल और रेगिस्तान के ऊपर के बादल एक ही किस्म के होते हैं तो कहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों ने बादलों का निरीक्षण ही नहीं किया है। अब यहाँ पे बादलों की किससे तुलना हो रही है? समुद्र के बादलों की और रेगिस्तान के बादल एक ही किस्म के हैं, तो ये बात गलत है। शायद उन्होंने उसका निरीक्षण नहीं किया। निरीक्षण करना यानी क्या होता है बच्चों कि किसी चीज़ को व्यवस्थित तरीके से देखना, परीक्षण करना। अगले अनुच्छेद पे आइए बच्चों। जिन ऋतुओं में आकाश के वायु या पवन सैकड़ों मील सीधे दौड़ते हैं। अब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के बादल आकाश में दिखते हैं। उसी तरह आकाश के वायु या पवन, समानार्थी शब्द है, वायु या पवन सैकड़ों मील सीधे दौड़ते हैं। हवा जो है चारों तरफ हमारे है, ये हमको पता है। तो जब आकाश में ये हवा या पवन या वायु जब सैकड़ों मील दौड़ते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी मनुष्य की उपमा दी गई है यहाँ पे कि कोई दौड़ रहा है। उन ऋतुओं में हाथ के पंजे की उंगलियों के जैसे बादलों के पंखे क्षितिज पर आमने सामने दिख पड़ते। तो ऐसा हमको महसूस होता है कि उन ऋतुओं में हाथ के पंजे की उंगलियों, एकदम यहाँ पे मनुष्य का वर्णन किया गया है। किसका? बादलों का। कि जो बादलों के पंखे क्षितिज पर आमने सामने दिख पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि बादल सैकड़ों मील दौड़ रहे हैं, और जो मौसम है, ऋतु है, उनके हाथ के पंजों की जो उंगलियां हैं कि जैसे बादल एक आकार बना दिए हैं। बादलों के पंखे क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। अगली पंक्ति देखिए। कभी दक्षिणोत्तर तो कभी पूर्व पश्चिम। कभी ऐसा लगता है कि दक्षिण और उत्तर दिशा में हैं ये बादल, और कभी लगता है पूर्व और पश्चिम में। वास्तव में आकाश में ऐसे पंखे नहीं होते हैं, ये हमारी कल्पना है। साहित्य जो हम पढ़ते हैं, भाषा जो पढ़ते हैं, वो हमारे लेखकों और कवियों की कल्पनाएं रहती हैं जो हमको बहुत ही आनंद देती हैं, मनोरंजन करती हैं। तो ऐसा कुछ रियल में, वास्तव में कोई भी नहीं होता है कि आकाश में ऐसे पंखे होते हैं, लेकिन वह एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। ये आँखों का धोखा हो सकता है। ये है, हम जिस आकार में सोचते हैं वो हमको वृक्ष, आमने सामने का नज़ारा और हमारी कुदरत हमको वैसे ही दिखाई देने लगती है। रेल की सीधी पटरियाँ दूर जाते एकत्र मिलती सी दिख पड़ती हैं, वैसा ही यह दृष्टि भ्रम है। जिस प्रकार हम
जब कहीं पे आते जाते हैं और रेल की पटरियाँ हमको दूर से ऐसा लग रहा है कि दोनों एक में मिल रही हैं, लेकिन यह हमारी आँखों का धोखा रहता है, दृष्टि भ्रम रहती है। अगले परिच्छेद में बच्चों आइए, हम पहले से मानते और कहते आए हैं कि बादलों का क्षेत्र अनंत है। सही बात है। जिस प्रकार हमको उसका कोई और छोर नहीं दिखाई देता है, हमको ऐसा लगता है कि धरती आकाश, अब एक पास से धरती भी यहाँ खत्म है, आकाश भी, लेकिन हम कुछ दूरी पर जाते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में छलावा दिखता है हमको, गर्मियों के मौसम में हमको भी सड़कों पे दिखाई देता है कि सामने क्या है, जल है, लेकिन ये हमारे आँखों का धोखा रहता है, भ्रम रहता है। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, हमारी जो उदाहरण है वो दृष्टि भ्रम है। हम पहले से ही मानते और कहते आए हैं कि बादलों का क्षेत्र अनंत है, उसका कहीं भी और छोर हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें उन क्षेत्रों की पूरी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमको भी पूरे क्षेत्रों की, यानी बादलों के क्षेत्रों की पूरी कल्पना पहले नहीं थी। वह तो हमारी पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर ताकने से बनी हुई मर्यादित कल्पना थी। लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं, आचार्य काका कालेलकर जी, कि हम धरती पर जहाँ हैं, खड़े हैं, वहीं पर जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम वहीं पे मान लेते हैं कि यहाँ धरती ख़त्म हो रही है, उसका अंत हो रहा है, और यहाँ पे आकाश शुरू हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। ये हमारे क्या है, कल्पना है, मर्यादित कल्पना जो एक सीमा में बंधी रहती है। कभी कभी पहाड़ की चोटी पर से नीचे की ओर फैली हुई घाटियों की तरफ देखने से बादलों की सारी शोभा नई ही बन जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ की चोटी पर यदि हम खड़े हैं और नीचे की ओर यदि हम देखते हैं अपनी आँखों से, तो क्या दिखता है कि घाटियों की तरफ, चारों तरफ देखने से क्या होता है, वो जो शोभा रहती है वो ऐसा लगता है कि अभी तत्काल एकदम नई है, वो सुंदर दिख पड़ती है। आगे का उदाहरण वो देते हैं कि पुणे के पास सिंहगढ़ के पहाड़ी किले पर मैं काफ़ी रहा हूँ। मैं अर्थात हमारे लेखक, कि पुणे के पास जो सिंहगढ़ के पहाड़ी हैं और वहाँ पे जो किला है, मैं वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ पहाड़ पर से कच्चे बादल दौड़ते दिखते हैं। ऐसा लगता है कि बादल जैसे कोई मनुष्य दौड़ रहा है, उसी तरह ये बादल दौड़ते हुए दिखते हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पे तासिका समाप्त करती हूँ, और जो भी लिखित कार्य है मैं आपको आपके ग्रुप में भेजती जा रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपियों में व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।